हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब देखो, सीटेट पास करने के लिए आपके पास समय बहुत कम है और इसीलिए मैंने आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिया है। हिंदी की पीवाईक्यू की प्रैक्टिस चल रही है, साथ ही साथ आपको सभी सब्जेक्टों की पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी और साथ ही साथ हिंदी पेडागोजी की भी आपको क्लास मिल रही है और साथ ही साथ आपको जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उस पर मैं वीडियो लेकर के आती हूँ। आपको एक काम अवश्य करना है, अगर आप चाहते हैं कि सीटेट आपका पास हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी आपके टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स की वीडियो आपको दी जा चुकी है उन्हें एक बार अवश्य देख लें और उनको देखने के बाद आप कहीं नोट कर लें या फिर आप एक दो बार वीडियो देख सकते हो जो आपको उचित लगे। फिर जब भी आप पीवाईक्यू लगाएं तो आपको उन वर्ड्स को याद रखना है, ठीक है। उनको आपको याद रख करके कि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और इस कीवर्ड्स का ये अर्थ है। इस तरीके से आप पीवाईक्यू लगाइए, आपका निश्चित ही स्कोर बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस लगाते रहिएगा। हम भी पूर्ण व्याख्या के साथ आपको निगेटिव पॉजिटिव के साथ ये पीवाईक्यू का सॉल्यूशन करवाते हैं। तो चैनल पर बने रहें और पीवाईक्यू की फुल प्रैक्टिस यानी पूर्ण वीडियो आप देखा करें। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का पीवाईक्यू। और आज हम हिंदी के प्रश्न पत्र यानी हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र है और ये हमारा सीटेट 2018 का प्रश्न पत्र है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैं सभी से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से मतलब मुझे भी मनोबल मिलता है। मैं इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और आप एक लाइक और कमेंट नहीं करते हो। आपके लाइक कमेंट करने से आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, हमें भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बस इतना सा ही हमें मिलेगा, क्योंकि हमें भी लगेगा कि चलो हमने एक वीडियो बनाई आपके लिए, तो कम से कम आपने उसको कमेंट तो किया कि कैसी बनी है और लाइक भी किया। तो प्लीज़ इतना कर दिया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो शुरुआत करते हैं। और वैसे भी मैं प्रैक्टिस सेट लगवाती हूँ, तो आप उनका आप मेरे लिए कमेंट ना करके आप अपने लिए कमेंट किया करें। आप जो भी प्रश्न मैं आपको देती हूँ उनके उत्तर ही कमेंट कर दिया करें। चलो शुरुआत करते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इस तरीके से ये पढ़ते हो गद्य, तो इसमें आप अंडरलाइन करके पढ़ा करो, क्योंकि आप जब भी प्रश्नों को सॉल्व करते हो तो आपके प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आपको जल्द से जल्द इसमें आपको उत्तर मिल जाते हैं। तो मेन पॉइंट जो भी आते हैं उनको आप अंडरलाइन करके चला करें। जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। और इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। अब मुश्किल और संघर्ष मतलब मुश्किल संघर्ष किसने चलाया था, तो ये पूरे देश की जनता ने चलाया था, ठीक है। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी, यानी बहुत सारे तबकों ने क्या लिया था, हिस्सा लिया था। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। यानी किससे प्रेरित थे, तो स्वतंत्रता, समानता और निर्णय की प्रक्रिया की हिस्सेदारी से प्रेरित है। आप गद्य या पद्य जो भी पढ़ते हैं तो आप उसको समझ के साथ पढ़िए। यानी आपको बच्चों को भी समझाना है। एनसीएफ 2005 क्या करना है, हमें कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, समझनी है। यानी बच्चों को समझ के साथ पढ़ाना है। तो समझ के साथ जब बच्चों को पढ़ाना है तो स्वयं को भी हमें समझ के साथ ही पढ़ना है। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1985 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। अब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की है, ठीक है। इस पर आपका प्रश्न बन सकता है कि किसने की है, तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। और 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित
प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी थी। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। ठीक है, वोट डालने का अधिकार भी नहीं था और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा भी नहीं ले सकते थे। इस तरीके से आप अंडरलाइन कर दिया करिए, तो आपको इससे क्या होता है, इसका एक ही लाभ है कि आपको जो भी आप प्रश्न सॉल्व करते हो तो उसमें आपको उसके उत्तर बहुत जल्द से जल्द मिल जाते हैं, यानी आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए थे। तो अभी देखते हैं हम। अभी विचारों वाला ये आ गया, विचारों से प्रेरित थे, कौन से थे, स्वतंत्रता है, समानता है, निर्णय है। तो अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं। देखो स्वतंत्रता भी मिल गई, ठीक है, और हमको समानता भी मिल गया, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया। अब संघर्ष की बात पूछ रहा है, यानी संघर्ष किसने किया। तो अभी हमने जैसा कि देखा था, अंडरलाइन भी किया है। तो आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया, तो ये देखो हमारा अंडरलाइन है, पूरे देश की जनता ने। तो अब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, देश की जनता ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है। समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति या उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है, तो ये सारे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, आंदोलन का क्या असर पड़ा। ब्रिटिश शासक चले गए, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, लोगों को हिस्सेदारी मिल गई, लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। अभी हमने सब पर इसमें अंडरलाइन भी किया गया है, तो आप उनको भी देख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस की क्या मांग थी, यानी कांग्रेस की मांग क्या थी। तो कांग्रेस की मांग क्या थी, भारतीय पुरजोर विरोध करें, विधायिका में चुने हुए सदस्यों, अंग्रेजों भारत छोड़ो या आजादी दो। तो इसका राइट आंसर है आपका नंबर 2, विधायिका में चुने हुए सदस्य हों। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए। संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, संघर्ष मनुष्य को निखारता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यानी संघर्ष, यानी किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ के लिए हम जब संघर्ष करते हैं तो उससे क्या है। तो अब इसमें आपका पूछा है सबसे सटीक और सार्थक पूछा है, यानी सबसे सटीक और सार्थक, ठीक है, सफलता भी दिलवाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा क्या है, उजाड़ता है, ये तो आपका गलत हो गया, भटकाता है, ये भी गलत हो गया, और निखारता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, खुलेआम बरसात हो रही थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, खुलेआम नाक बज रही थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अब नगाड़े तो हमेशा खुलेआम ही बजते हैं, नगाड़े कौन कमरे पे बंद करके बजाता है, तो ये तो आपका गलत आंसर हो गया। अब बरसात भी खुलेआम ही होती है, तो ये बरसात भी किसी बंद कमरे में नहीं होती। अब खुलेआम नाक बजना है, ये भी नहीं होगा। तो बुराइयां वैसे तो हम पीठ पीछे ही करते हैं, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग क्या हो रहा है, खुलेआम बुराइयां हो रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा। चढ़ता दबाव गिरता गया, हवा का दबाव कम हो गया, भीड़-भाड़ दबाव से था, सभी चुपचाप दबाव से थे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा,
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, हवा का दबाव कम हो गया। अब चढ़ता दबाव गिरता गया, ये तो कोई आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। भीड़ भाड़ दबाव से था, ये भी नहीं होगा। यानी ये सभी आपके क्या हो गए, गलत हो गए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई कविता को पढ़कर, यानी आपको अब पद्य पढ़ना है, कविता पढ़नी है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ क्योंकि ये आपको भी पढ़नी होगी। और प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए मैं आपको इसलिए कहती हूँ क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम जो भी होता है आपका भाषा का है, भाषा का प्रैक्टिस सेट तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए क्योंकि प्रश्न बहुत आपके पास बड़े बड़े होते हैं। आप यानी आपके पास 2 गद्य और पद्य 2 मिलते हैं और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनको आपको पढ़ना होता है और पढ़ने में ही टाइम बहुत ज़्यादा आपका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए तो आप जल्द से जल्द प्रश्नों को सॉल्व करने की क्षमता आप में उत्पन्न हो जाएगी। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ आसान सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। जब नौसिखिया था तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता और कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह है कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप जो भी गद्य या पद्य पढ़ें तो उसमें आप अंडरलाइन कर लिया करें। तो अभी जैसे कि आप इसमें अंडरलाइन कर सकते हो, मुख्य गायक के चट्टान जैसा भारी स्वर का साथ देती है, यानी भारी स्वर का साथ देती है और उसकी आवाज़ कैसी है, सुंदर और कमजोर है। प्राचीन काल से ये गूंज मिला रहा है, अंतरे की जटिल तानों से है, सरगम को लांग कर। इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं, लेकिन अभी हम प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो पर लंबी हो जाती है। फिर संगतकार के माध्यम से कभी किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है, सहयोगी, सहृदय, समरस और संगदिल। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, सहृदय। अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, ये होगा आपका चट्टान जैसा भारी स्वर से आशय है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, मोटी आवाज, पुरुष की आवाज, गंभीर आवाज या पत्थर की आवाज। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, गंभीर आवाज। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने है, अंतरे को गाते हुए वह भटक जाता है, लीन हो जाता है, बेसुरा हो जाता है, बेलगाम हो जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, लीन हो जाता है। अनहद शब्द में अ उपसर्ग है, द प्रत्यय है, अन उपसर्ग है, हद प्रत्यय है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि उपसर्ग किसे कहते हैं, शब्द के जो आगे जोड़ा जाता है, शब्द के आगे जो लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के पीछे लगता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। अब इसमें क्या है, अन हद शब्द में अ उपसर्ग है, अ आपका कोई भी उपसर्ग नहीं होता है, द प्रत्यय है, अन उपसर्ग है, हद प्रत्यय है।
तो ये आपके सभी गलत हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर है नंबर 3, अन उपसर्ग है। यानी इसका भी आपको क्या करना होता है, इसकी भी आपको संधि करनी होती है, जैसे इसको भी आपको तोड़ना होता है। अगर आप द प्रत्यय लगाते हो, ठीक है, अगर आप द प्रत्यय लगाओगे तो फिर आपका जो बचेगा वो बचेगा अ न ह, और अन हमारा कोई भी शब्द नहीं है। अगर आप अ उपसर्ग लगाओगे तो आपका बचेगा न ह द, और ये भी आपका कोई शब्द नहीं है। ठीक है, और हद प्रत्यय आपका होता नहीं है, तो इसलिए जब भी हम अगर अभी हमने इसको तोड़ा है अन में और प्लस हद, ठीक है, तो ये आपका उपसर्ग हो गया अन। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है बुझता हुआ स्वर, ऊंचा स्वर, उदास स्वर, भयभीत स्वर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1, बुझता हुआ स्वर। संगतकार का अर्थ है गायक का साथ उठाने वाले, गायक के साथ रहने वाले, गायक के साथ गाने वाला, गायक को बिखरने से बचाने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4, गायक को बिखरने से बचाने वाला। ढाढ़स बंधाना का अर्थ है तसल्ली देना, आशीर्वाद देना, आज्ञा देना, रक्षा सूत्र बांधना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1, तसल्ली देना। अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, ये अभी मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आपको शिक्षण विधियां अवश्य पढ़ना चाहिए। आपको जब भी भाषा का यानी भाषा के लिए आपको ग्रामर पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एनसीएफ 2005 कहता है कि आपको भाषा सिखाने के लिए बच्चों को ग्रामर नहीं पढ़ानी है, ग्रामर नहीं रटानी है। तो आपको स्वयं भी ग्रामर सीटेट के एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़नी है। ग्रामर के बेस से आपके 1 या 2 प्रश्न ही बनते हैं, आपके गद्य या पद्य बनते हैं, आपकी पेडागोजी पर आधारित प्रश्न बनते हैं, और इसके साथ साथ आपकी शिक्षण विधियाँ पूछी जाती है। तो शिक्षण विधियाँ पर आप ध्यान दीजिए, शिक्षण विधियों पर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। और पेडागोजी को अपनी मजबूत कीजिएगा, यानी समझ के साथ पढ़ना सीखिएगा। और यानी बच्चों, आप नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंटों को पहचानना सीखिएगा, और उन्हीं के आधार पर आप प्रश्नों को सॉल्व करना सीखिएगा। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाए, है ना। यानी पढ़ना सीखने के लिए क्या आवश्यक है। तो सीटेट के लिए जैसे एक चीज़ है आपकी कि जब भी आपका कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा हो, तो आपका जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रश्न होता है, लंबा प्रश्न होता है, वही आपका राइट आंसर होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको उसमें पॉजिटिव पॉइंट भी ढूंढना है। तो जैसा कि ये प्रश्न हमको मिल गया है, इसलिए मैंने ये चर्चा आपसे कर दी है। देखो, ये आप सभी से बड़ा प्रश्न उत्तर आपका इसमें कौन सा है, नंबर 3 है। और इसमें पॉजिटिव पॉइंट अगर हम ढूंढते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट में आपका है यानी आपको अर्थपूर्ण, ठीक है, यानी बच्चे को अर्थपूर्ण आपको सिखाना है, रोचक सामग्री होनी चाहिए, और पढ़ने सुनने को भी मिलना चाहिए। यानी ये सभी आपके क्या है, पॉजिटिव पॉइंट हैं। तो भाषा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री पढ़ने सुनने को मिले। अब चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं, आप कितने भी चार्ट लगा दीजिए, लेकिन जब बच्चे में वो रोचक नहीं होगा, ठीक है, तो बच्चे उसमें रुचि नहीं होगी, तो बच्चे उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। और लक्ष्य केवल भाषा सुनने का माहौल हो, बच्चा सिर्फ सुनता ही रहेगा, तो जब वो बोलेगा ही नहीं तो फिर सीखेगा कैसे। और घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, अरे घर की भाषा क्यों मिलेगी, घर की भाषा तो बच्चा स्वयं से पहले से जानता ही है। उसको आप मानक भाषा सिखा सकते हो, दूसरी भाषा सिखा सकते हो, ठीक है। यानी अर्थपूर्ण और रोचक भाषा, उसकी भाषा की जो त्रुटियां हैं उनको आपको दूर करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से का माध्यम है। तो लिखने, पढ़ने, बातचीत और सुनने। अब अभिव्यक्ति का माध्यम के साथ साथ क्या है आपका, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, बातचीत। लड़के होकर रोते हो, ये कथन
भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो इसमें देखो सीधा सीधा आपका जेंडर हो गया, क्योंकि नंबर 3 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 3। लड़के होकर रोते हो, यानी लड़का लड़की में जब भी भेद वाली बात होती है तो ये जेंडर आपका हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, यानी बच्चा बहुत सारे संदर्भों में अपनी भाषा का प्रयोग कर पाए। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि ये बिल्कुल संभव नहीं, ये बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। अब इसमें आपसे पूछ क्या रहा है कि यानी आपकी कोई भी भाषा है वो किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा नंबर 2, ये बहुत हद तक संभव है। यानी एक भाषा को हम दूसरी लिपि में लिख सकते हैं, जैसे हमारी हिंदी भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और अंग्रेजी जो भाषा है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है, लेकिन हम अंग्रेजी को हिंदी में भी लिख सकते हैं और हिंदी को अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही उर्दू है हमारी, तो भाषाएं यानी ये बहुत हद तक संभव है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा सभी विषयों के में है, राइट आंसर आपका क्या होगा? पढ़ने, अध्यायों, केंद्र, प्रारंभ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केंद्र, यानी भाषा है वो सारे विषयों की क्या है? केंद्र है, यानी केंद्र में है। जब तक हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा हम दूसरे सब्जेक्टों को, दूसरे विषयों को नहीं पढ़ पाएंगे, यानी भाषा से ही हम बाकी के जितने भी हमारे जो भी विषय हैं उन सबको पढ़ते हैं। तो भाषा हमारी क्या है? सभी विषयों का केंद्र है। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द कमेंट करें आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, यानी सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। अगला प्रश्न है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी अलग अलग है कि अलग अलग तरह की जो सामग्री जब बच्चा पढ़ता है तो उससे क्या लाभ होता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय
को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग समझना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विज्ञान की भाषा को समझना। लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भ को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। यानी सिर्फ आपकी लिखावट अच्छी है और आपने बहुत सुंदर शब्दों को लिखा है, तो लेकिन अगर आपने अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भों को नहीं लिखा है तो ये बच्चे को, यानी आपको आकलन किसका करना है? अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भों को लिखना होता है। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। तो जल्द से जल्द कमेंट करें आपका क्या राइट आंसर होगा। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। पाठ कठिन और अस्पष्ट है। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 2। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। यानी दूसरी भाषाओं का जब प्रयोग हम पाठ में करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये हमारा बहुभाषी स्वरूप हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आपकी दृष्टि में अभ्यास पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। यानी अभ्यास कार्य से क्या लाभ मिलता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, पाठ को समझने में मदद करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है बहुत-सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य न होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के लिए अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। आपको प्राथमिक स्तर नहीं बल्कि आपको उच्च प्राथमिक स्तर पूछा गया है। तो अनुवाद, प्राथमिक स्तर पर आपको अनुवाद नहीं करना है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। अगला प्रश्न देखते हैं और ये आपका लास्ट प्रश्न है। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यानी आपको सहानुभूति किसी भी बच्चे से नहीं दिखानी है, ठीक है, और उन्हें सभी बच्चों से अलग भी नहीं करना है और कम गतिविधियां भी नहीं करानी है उन्हें। तो सबसे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। यानी वो किन साधनों से पढ़ सकते हैं, ये सारे साधन आप उन्हें दे सकते हो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज हमने हिंदी के कुछ प्रश्न थे जो सॉल्व किए हैं और ये हमने अभ्यास 2018 का प्रश्न पत्र था और ये सॉल्व किया है। अगली वीडियो में और अगले कंटेंट के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट भी किया करें। धन्यवाद।